हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है फ्यूडलिज्म, सामंतवाद के बारे में। ये वीडियो फ्यूडल सामंती शब्द लैटिन भाषा के फियाडेलिस से हुई है, परंतु मध्यकालीन यूरोप में इस शब्द का प्रयोग कानूनी अर्थ में किया जाता था। तो इसका शब्द का प्रयोग हुआ है सामंत का फ्यूडलिस से। मध्य युग में इस शब्द का प्रयोग कानूनी अर्थ में किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग मध्य युग के दौरान छोटे छोटे राजकुमारों और अधिपतियों की संप्रभुता में साझेदारी की व्याख्यायित करने के लिए कर रहे थे। तो ये छोटे छोटे राजकुमार और अधिपतियों की संप्रभुता की साझेदारी की व्याख्यायिता करने के लिए कर रहे थे। मध्ययुगीन मानव जीवन का एक व्यापक तत्व क्या है? सामंतवाद है। मध्य युग पर सामंतवादी संस्थान उसी प्रकार छाए रहे जिस प्रकार के प्राचीन युगों पर नगर छाए हुए थे। यदि सामंतवाद को मध्ययुगीन सभ्यता का आधार स्तंभ कहा जाए तो अनुपयुक्त न होगा। सामंतवाद व्यक्तिगत संबंधों, भूस्वामित्व, सैनिक संगठन, न्याय व्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था की एक पद्धति है। मुनरो स्मिथ ने सामंतवाद के विषय में कहा है कि इस सारी प्रणाली को एक ऐसी व्यवस्था माना जाना चाहिए जिससे राज्य की समस्त भूमि को राज्य की सेवा के लिए प्रवृत्त कर दिया जाए, अथवा यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग जो समुदाय की सेवा करते हैं अपनी सेवाओं के लिए उपज के रूप में अथवा जमीन की पैदावार के रूप में प्रतिफल अथवा वेतन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो फ्यूडल बिल ड्यूरा के अनुसार सामंतवाद 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक पाई जाने वाली क्या है? अराजकतापूर्ण परिस्थितियों का परिणाम था। 4वीं व 5वीं शताब्दी में ट्यूटन बर्बरों के रोमन साम्राज्य पर जो विनाशकारी आक्रमण हुए उनसे सामंतवाद के समारंभ के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा हुई। इन विकट आक्रमणों ने सत्ता के विकेंद्रीकरण का सूत्रपात किया। बर्बरों के इन आक्रमणों का सामना करने के लिए सक्षम केंद्रीय सत्ता का अभाव था, अतः स्वयं सम्राट चार्लेमेगन को स्थानीय सत्ताओं के विकास सहयोग देने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसके निर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारी इस बार प्रारंभ हुई विकेंद्रीकरण की इस प्रक्रिया को रोक पाने में नितांत असफल हुए। इस प्रकार रोमन साम्राज्य के अवसान के दिनों में भिन्न भिन्न प्रांतों के शासकों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, जो आगे चलकर सामंतिक राज्यों में परिवर्तित हो गए। प्रांतीय शासक सामंती सरदार बन बैठे। अपनी शक्ति को संगठित करने के लिए उन्होंने अपने राज्य के छोटे छोटे भाग करके उन्होंने अपने विश्वास पात्र सैनिकों और सरदारों को सौंप दिया। उन्होंने भूमि पर पूर्व अधिकार दे दिया। केवल शर्त ये थी कि विपत्ति के समय वे अपने शासन सामंत सरदार को धन से सहायता करेंगे। इन सरदारों ने अपनी अपनी भूमि को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके अपने से छोटे सरदारों और जमींदारों को दे दिया। इन जमींदारों ने अपनी भूमि को किसानों को दे दी और किसानों ने दासों से भूमि जोतने व बोने का कार्य लिया। इस प्रकार राज्य सामंती सरदारों से लेकर दासों तक भिन्न भिन्न भागों में विभाजित हो गया। नीचे से ऊपर की ओर एक पिरामिड कार संगठन बन गया, जिसके शीर्ष पर राजा और सबसे नीचे भू दास सर्प होते थे। अब हो गया सामंतवाद के तत्व कौन कौन से हैं, मतलब सामंतवाद के आवश्यक तत्व। फर्स्ट हो गया अनुबंधता, कॉन्ट्रैक्ट। सामंतवाद का एक प्रमुख एवं अनिवार्य तत्व है व्यक्तिगत अनुबंधता। इसमें स्वामी और अधीनस्थ आदमी के मध्य समझौते हो जाता है। अधीनस्थ आदमी अपनी सुरक्षा के लिए स्वामी की वश्यता स्वीकार करता है और बदले में स्वामी से अपनी रक्षा की आशा करता है। तो अनुबंधता इसका आवश्यक तत्व है। दूसरा हो गया भूसंपत्ति। भूसंपत्ति मध्ययुगीन सामंतवाद का एक दूसरा अनिवार्य तत्व है। स्वामी अपने अधीनस्थ को सेवा के बदले में भूमि पर निवास करने वाले लोगों पर भी अनेक प्रकार के अधिकार उपलब्ध होते थे। अपनी भूमि में निवास करने वाले लोगों से वह अनेक सेवाएं तथा
लाभ, बेगार आदि प्राप्त करने का अधिकार हो जाता था। तो पहला हो गया आवश्यक तत्व अनुबंधता, दूसरा स्वामित्व, तीसरा आसामी एवं स्वामी के पारस्परिक संबंध। सामंतवाद के अंतर्गत स्वामी तथा आसामी, लॉर्ड एंड वेसल के पारस्परिक संबंध आपसी समझौतों पर आधारित होते थे। आधिपत्य न होकर समझौता ही सामंतवाद का सार है। इस प्रथा के अंतर्गत आसामी को स्वामी के एक ओर तो भूसंपत्ति प्राप्त होती थी और दूसरी ओर समुचित संरक्षण। स्वामी की सैनिक के रूप में सेवा करना आसामी का पुनीत कर्तव्य माना जाता था। सैनिक सेवाएं, सैनिक रक्षा ही वह मूलाधार था जिस पर सामंतवाद का प्रासादमूलक किला टिका था। आसामी को स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति और आज्ञाकारिता का परिचय भी देना आवश्यक था। आसामी को प्रतिवर्ष कुछ सुनिश्चित दिनों के लिए अपने स्वामी के दरबार में उपस्थित भी खड़ा होता था। स्वामी और आसामी के बीच समय समय पर उठ खड़े होने वाले विवादों का निर्णय सामंतों के दरबार में होता था। तो हो गए ये 3 तत्व हो गए उसके सामंतवाद के। अब हो गया सामंतवाद का पतन क्यों हुआ। फर्स्ट हो गया सामंतवाद का पतन। 13वीं शताब्दी में यूरोप में मध्यकाल का चरमोत्कर्ष माना जाता है, किंतु इसी शताब्दी के अंतिम वर्षों में कुछ ऐसे नवीन प्रगतिशील शक्तियों का विकास हो रहा था जो मध्यकालीन व्यवस्था के पतन और नए युग की आगमन का संकेत दे रही थी। 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में प्राय उन सारी शक्तियों का विघटन हुआ जो मध्यकालीन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं थी। ये विशेषताएं राजनीतिक सत्ता का विखंडीकरण, निजी लोगों के हाथों में सार्वजनिक शक्ति एवं एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सैन्य शक्ति निजी हाथों में ठेके पर दी गई इत्यादि। मध्यकालीन संस्थाओं के विघटन के साथ साथ नए आदर्शों और संस्थाओं का उदय हो रहा था। ये 2 सदियां अंशतः मध्यकालीन और अंशतः आधुनिक साबित हुई। इन दोनों शताब्दियों में कुछ विशिष्ट मध्यकालीन संस्थाओं जैसे बड़े बड़े साम्राज्य, विश्वव्यापी धर्म, मैनोरियल व्यवस्था और रूढ़िवाद के पतन के गर्त में गिरते देखते हैं। मध्य युगीन व्यवस्था के केंद्र में सामंतवादी व्यवस्था थी और इसका पतन संपूर्ण मध्यकालीन व्यवस्था का पतन की व्याख्या करता है। तो सामंतवाद का पतन 13वीं और 14वीं, खासकर 14वीं और 15वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी तो इसका पतन शुरू हो गया, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारी मध्यकालीन में बहुत सारी घटनाएं हुई जिससे क्या हुआ कि कई नई चीज़ों का विकास हुआ, जो कई पुरानी मान्यता थी उनका विनाश हुआ। तो इसी टाइम पे क्या हुआ कि सामंतवाद के पतन भी होना शुरू हो गया और धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो गया। सामंतवाद के पतन के कारण। सामंतवाद के पतन के क्या क्या कारण हैं। फर्स्ट कारण हो गया सामंत के मध्य अविराम युद्धों की श्रृंखला। सामंत प्रथा एक बड़ी कमजोरी यह थी कि सामंत बराबर आपस में लड़ते रहते थे। इनके कारण जनधन की हानि होती गई। 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड के गुलामों के युद्ध से भी वहां सामंत वर्ग की बड़ी क्षति पहुंची। सामंती युद्धों के कारण यूरोप में हिंसा, अव्यवस्था और उपद्रव का वातावरण पैदा हुआ। फलतः सामान्य लोगों में सामंतों के प्रति घृणा और उप की भावना पैदा हुई। इस परिवेश में कानून व्यवस्था के स्थानापन्न के रूप में शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। फलतः राष्ट्रीय राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया। दूसरा हो गया नए हथियारों का आविष्कार भी हुआ। सामंतवाद का एक पतन का कारण दूसरा था नए हथियारों का आविष्कार। एक और तो लगातार हो रही युद्धों के कारण सामंतों की संख्या घटती जा रही थी और दूसरी ओर नए हथियारों के आविष्कार के कारण उनका सामाजिक एवं सामरिक महत्व भी घट रहा था। घुड़सवार सामंत अपने भाले, वर्षे और तलवारों से लड़ते थे और इस कारण वे युद्ध में कुशल समझे जाते थे। अब लंबे धनुष का प्रचलन आरंभ हुआ और इससे तीरंदाज किसान भी घुड़सवार सामंत का मुकाबला करने लगे। तो नए हथियारों का जब आविष्कार हुआ इसके भी सामंतवाद का पतन हुआ। तीसरा हो गया किसान विद्रोह। सामंतों के पतन का प्रमुख कारण किसानों का विद्रोह था। कृषि अधिशेष का सामंतों के द्वारा अधिक दोहन का बुरा असर किसानों पर पड़ा। छोटे एवं मध्यम किसान भी इससे प्रभावित हुए, क्योंकि अधिशेष दोहन की दर में वृद्धि से उनके पास मुश्किल से कुछ बचता था। सामंती कुलीन वर्ग के द्वारा
आश्रित किसानों से कुल उपज का आधा भाग ले लिया जाता था। इसके साथ लगातार कृषि के कारण भूमि की उर्वरता भी कम होती जा रही थी। किसानों की सीमित आय के कारण उन्नत बीज, उर्वरक और तकनीकी पर खर्च नहीं कर सकते थे। परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में गिरावट हुआ और खाद्य पदार्थों के असमान वितरण और आबादी में लगातार वृद्धि के कारण संकट को जन्म दिया। साथ ही साथ सामंती वर्ग के द्वारा कृषि के क्षेत्र में कोई रुचि न लेना और भोग विलास में ज्यादा खर्च करना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तो किसान विरोध भी सामंतवाद का पतन का कारण बना। देन मुद्रा व्यवस्था का जो उदय हुआ उसके कारण भी सामंतवाद का पतन हो गया। जैसे जैसे व्यापार में वृद्धि हुई, मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन हुआ। सामंती व्यवस्था के आर्थिक आधार में मुद्रा की प्रधानता नहीं थी। किसान वर्ग काम करके एवं सामंत उनकी सेवाएं लेकर अपनी जरूरतें पूरा करते थे, परंतु सिक्कों के प्रचलन के कारण परिस्थितियां बदल गई। मुद्रा अर्थव्यवस्था में सामंतों ने भूमि व्यवस्था के रूप में देखना शुरू किया। वे अब अपनी जागीर से अधिक से अधिक मुनाफा चाहने लगे। अतः उन्होंने अपने जमीन की घेराबंदी शुरू की और खेती के लिए भी नए तरीके अपनाए। उन्होंने महसूस किया कि अब खेती में उतने लोगों की आवश्यकता नहीं है जितने लोग पहले लगाए जाते थे। अतः उन्होंने अपनी जागीर में संलग्न किसानों को बाहर करना शुरू कर दिया, जिससे किसान विद्रोह हो पड़ा और सामंतवाद का पतन का ये कारण भी रहा। पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन भी सामंतवाद के पतन में अपना योगदान दिया। पुनर्जागरण ने मानवतावाद और राष्ट्रीय राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही साथ तर्क और विवेक पर आधारित एक ऐसी विचारधारा का जन्म हुआ जो सामंती विचारधारा से मेल नहीं खाती थी। धर्म सुधार आंदोलन उस चर्च की महत्ता पर कुठाराघात किया जो सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार था। तो पुनर्जागरण और धर्म सुधार के कारण भी क्या हो गया, सामंतवाद का पतन हुआ। क्योंकि पुनर्जागरण में क्या एक ऐसी विचारधारा का जन्म हुआ जो क्या सामंती विचारधारा से मेल नहीं खाता। वो विवेक और तर्क पर आधारित थी। पुनर्जागरण की जो विचारधारा थी, सामंतीवाद बिल्कुल सामंतवाद पर इसका कंप्लीटली क्या हुआ, कुठाराघात हुआ और जिससे क्या सामंती व्यवस्था के पतन का एक मुख्य कारण ये भी था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया सामंतवाद के बारे में, फ्यूडलिज्म के बारे में हो गया वीडियो। If you like this video, please subscribe my channel, like, share and comment on this video.